नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी नहीं करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे इंडिया क्रॉनिकल्स के हमारे उमेश जी अग्रवाल से। और विषय बहुत पेचीदा है सर, और उसकी वजह यह है कि पिछले थोड़े दिनों में दो राष्ट्र के संबंध जो एक दोस्ती की कगार पे होते हैं, इट्स कॉल्ड फ्रेंडली रिलेशंस, आर डिटीरियोरेटेड। और आज अभी तकरीबन 4-5 बजने जा रहे हैं, 1 घंटे पहले भारतीय सरकार ने एक एडवाइजरी जारी, भारत के राष्ट्रीय नागरिक और भारत के विद्यार्थी जो कनाडा में, उनके लिए ये एडवाइजरी आई। मैं आपको पहला पैरा पढ़ के सुना देता हूं। इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज and politically cordoned hate crimes and criminal violence in Canada, all Indian nationals there in Canada and those who are contemplating to travel are urged to exercise utmost caution. 5-6 पैराग्राफ और भी है, मगर इसका मतलब तो यह होता है कि भारत सरकार ने काफी चीजें बहुत गंभीरता से ली। पिछले 3-4 दिनों का जो सिलसिला चलता आ रहा है दोस्तों, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में जाके एक आतंकवादी को भारतीय रॉ के एजेंट ने मार दिया, और उसके बदौलत भारतीय हाई कमीशन के एक उच्च अधिकारी को कनाडा से बाहर निकाल दिया। उसके जवाब में 24 घंटे में भारत ने भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। लोगों को लगता था कि ये खाली इट्स डिप्लोमेटिक वॉरफेयर, मगर ये डिप्लोमेटिक वॉरफेयर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया, उसके 24 घंटे के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने कनाडा के अंदर एक वीडियो जाहिर किया, और उसमें खुली धमकी दी गई है कनाडा में रहने वाले हिंदू भारतीयों को कि आप अपने देश चले जाए, वरना आपकी हालत हम कहीं की भी नहीं छोड़े। तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग अ स्टेप अहेड। डिप्लोमेटिकली भी जस्टिन ट्रूडो ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत ट्राई किया। You know, he went to all G7 states. He went to US, he went to UK, he went to Australia, he went to France. हर जगह पे गए और कहा कि देखो, भारतीय रॉ ने निज्जर को, हमारे कैनेडियन सिटीजन को कनाडा के अंदर मार दिया। अभी पहली बात तो यह है कि निज्जर कैनेडियन सिटीजन है या नहीं, यही एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात यह है कि पिछले 75 सालों में हम तो सुनते आए थे कि भारत कंप्लेन करता है कि हमारे लोगों को इस एजेंसी ने मार दिया, उनके लोगों को इस एजेंसी ने मार दिया। आज लोग बोलने लगे भारतीय एजेंसी रॉ ने कनाडा के अंदर जाके किसी को खत्म कर दिया। व्हाट इज दिस? द साइंस ऑफ चेंजिंग टाइम्स। मगर उससे भी पहले हाफ में हम लोग जो कन्वर्सेशन करेंगे, वो कन्वर्सेशन भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय डायस्पोरा के लिए करेंगे, क्योंकि हम देखते आए हैं, मैं यहाँ गुजरात में बैठा हूं, उमेश जी वहां तमिलनाडु में बैठे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे घरों में, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा क्रेज है बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना, यूएस भेजना, ऑस्ट्रेलिया भेजना, कनाडा भेजना, यूके भेजना। मगर हम ये ध्यान नहीं देते वहां कल्चर क्या है, कौन सी स्थिति में वो बच्चे जीते हैं, माफ करना, और फिर क्या हो जाता है। अब कनाडा की बात करें तो 2018 में तकरीबन 1,70,000 भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा के लिए वीजा लेके ऑफिशियली गए उमेश जी, और 4 साल में 2022 में वो नंबर आज 3,19,000 है। तो आप ही सोचिए कि हम लोगों में भी ये कितना पागलपन है बच्चों को बाहर भेजना।
इसका एक अर्थ अर्थ ये भी निकलता है कि हम मानते हैं बाहर की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि मैं तो यहां देखता हूं अक्सर हर तीसरे घर में एक क्रेज है, कहां जा रहे हो? कनाडा जा रहा हूं। और फिर वहां जाके देखते हैं हम लोग तो जो सिख कम्युनिटी है, जिनको आज बदनाम किया जा रहा है खालिस्तान के नाम पे, उनके 60% लोग ट्रक्स चलाते हैं। तो ये जो एक क्रेज है अभी चला हुआ कि कनाडा भेज दो, कनाडा भेज दो, ये क्या है? क्या आप बता सकते हैं कुछ मुझे? देखिए सर, आप बरोबर बता रहे हैं। आपने अभी फिगर बताया 3,20,000 स्टूडेंट 2022 में वो कनाडा गए थे पढ़ने के लिए। हम्म। उनके एनुअली 8 लाख स्टूडेंट्स, ओवरसीज स्टूडेंट्स ट्रेवल टू कनाडा, उसमें 40% भाग इंडियन स्टूडेंट्स का है। हाँ। तो यू इमेजिन लॉट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसका इनडायरेक्ट फंडिंग हम लोग कर रहे हैं। हम्म। And the biggest export of human capital which cannot be measured in tangible terms, उसकी कोई, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, वो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो 3,20,000 स्टूडेंट्स जो इंडिया के अंदर काम करते और इंडियन इकोनॉमी को उन लोग एनरिच करते, वो कनाडा जाके काम कर रहे हैं। और यहाँ पे वो सिर्फ इंक्रीमेंटल अपने जो अर्निंग्स है वो भेज रहे हैं। तो अगर वो के वही स्टूडेंट्स इंडिया में रह के अगर काम करे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज डाले और यहाँ पे काम करे, तो कितना फर्क पड़ सकता है। जैसे आपने बताया कि वहां पे भी जाके बहुत सारे मिनियल जॉब्स ही करते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा रैकेट भी चल रहा है यहाँ पे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। सेकेंड, आपने एक और एक चीज बात बताई थी कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने बताया था कि निजर है हमारा सिटीजन है, बट आई मेरे हिसाब से तो वो तो एसिलम सीकर था। वो गया एज एन एसिलम सीकर, हाउ डिड ही बिकम एन कैनेडियन सिटीजन? ही इज एन इंडियन टेररिस्ट, एक मर्सिनरी है जो बाहर गया है। तो कनाडा प्रोवाइड्स सेंचुरी टू ऑल द टेररिस्ट अराउंड द ग्लोब, ये हमें पूछना चाहिए। सेकेंड, कनाडा एंड इंडिया का जो रिलेशनशिप है बहुत पुराना है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का रोल भी बहुत बहुत बड़ा है। वहां की जो एक पार्टी है, एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके जो चीफ है जगमीत सिंह, वो बहुत, ही इज एन आर्च खालिस्तानी लीडर। मतलब वहां पे वो बोलते हैं कि इंडियन स्टेट्स का गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश मिला के हमको खालिस्तान बनाना चाहिए। पाकिस्तान साइड वाला जो लाहौर है, जहां से मेजर उनके जनरल्स, जो पाकिस्तान के जो एलिट चीज जाती है, वहां पे वो लोग शांत रहते हैं। बट द इंडियन साइड को वो बोलते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए। सो दिस खालिस्तानी प्रोपोगेंडा हैज बीन प्रोपोगेटेड बाय आईएसआई, डायरेक्टली बाय आईएसआई। आज आपने एक और एक चीज बात बताना पड़ेगा कि सिख फॉर जस्टिस, जिसका वो पन्नू चलाते हैं अमेरिका में बैठ के, उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया है कि हिंदूज को मार देंगे, ये कर देंगे। सो मेरे को लिए उन्हीं का तो वीडियो दिस आया इज है एथनिक। सर, उन्हीं का वीडियो आया है हाँ, उमेश जी, उन्हीं का वीडियो आया हाँ, है, गुरु परवंत सिंह पन्नू का। हाँ, वो पन्नू का है। दिस इज एन कॉल ऑफ एन एथनिक जोनोसाइड। मतलब आप बता रहे हैं कि आप सारी जो भी वो फेलो फॉलोवर्स हैं हिंदू फेथ के, आप उनको खत्म कर दोगे। तो मतलब एक तरह से जो इस्लाम में बोलते हैं ना, जो आप नॉन बिलीवर्स को काफिर है, वैसे ये खालिस्तान भी वैसे ही कर रहे हैं। सो एक तरह से एक मिरर जो इन्होंने जो जिहादी माइंडसेट है वो अपना लिया है। खालिस्तानी इज नथिंग बट व्हाट यू से एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आईएसआई आइडियोलॉजी। इसका एक ही चीज है, उनको 1971 में जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, इसकी हिसाब से उनको खालिस्तान बनाना था। और यहाँ पे previous Indian governments have been very weak to counter the खालिस्तानी इंटरेस्ट। इंडिया का कोई सॉफ्ट पावर नहीं था। एक टाइम तो ऐसा आया था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है गुजराल, उन्होंने तो रॉ को अबैंडन भी कर दिया था। रॉ ऑफिसर्स वे अबैंडन। तो किसके बाद, ये गवर्नमेंट आने के बाद, अजीत डोभाल ने आने के बाद वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क खड़ा किया। और आज हम बात सुन रहे हैं कि पीपल आर एक्यूजिंग, फॉरेन गवर्नमेंट्स आर एक्यूजिंग कि ओवरसीज इंडियन एजेंट्स आर किलिंग द सिटीजन्स। तो हमने सुने भी, हमने वी डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, और पर सुनने में अच्छा लगता है कि मोसाद जैसा हमारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक तरह से गर्व की बात है। कोई भी किलिंग पे हमें, वी शुड नॉट बी हैप्पी, बट जिस हिसाब से अगर नहीं करेंगे तो दीज पीपल विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर अस। सेकेंड,
आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन भी चल रहा है, वहां पे कल टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का इशू रेस किया, कल वापस ट्रूडो ने ये इशू रेस किया। इसका एक सीधा मतलब है, दे वांट टू पुट इंडिया ऑन द बैक ट्रैक। जो G20 का जो शानदार जो हमने वो जो होस्टिंग किया है और उसके ऊपर यूनानिमिटी और कंसेंसस बना था, उसके बाद आई बिलीव दैट दिस हैज बीन डेलिबरेटली डन टू एक्चुअली डार्निश द इमेज ऑफ इंडिया, ताकि साइलेंटली हर जगह से वॉइसेस रेस करे। इट्स अ कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान, टर्की, कनाडा एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हु वांट्स टू टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया। सो मैं एक तरह से उमेश जी ये बात कहूं मैं आपको, आपने जो बताया वो बात तो सही है, मगर जब हम देखें कि जस्टिन ट्रूडो मेड अ प्ली फर्स्ट टू ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ही सेड चिल आउट, इन अदर वर्ड्स ही सेड इट्स योर प्रॉब्लम। when he told to ऋषि सुनक ऑफ यूके, ऋषि सुनक ने भी बता दिया उनको कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें जो है वो चल रही है। यूएस में से भी कोई स्टेट डिपार्टमेंट के जूनियर ऑफिशियल ने बोला कि वी आर डीपली लुकिंग, वी विल होप दैट इंडिया विल कोऑपरेट इन द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। और उन्होंने पार्लियामेंट में भी क्या बोला, एलिगेशन बताया, क्रेडिबल सोर्सेस बताया, और जो लैंग्वेज जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में यूज की और एक दिन के बाद जैसे ही उनके खुद के बयान बदलने लगे, इससे तो ये बात साबित हो रही है। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ है। दोस्तों एक चीज भी आप लोगों को समझनी जरूरी है कि जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे तो बराबर चल रही है, मगर शायद आप लोगों को अभी तक ध्यान में नहीं आई है, वो है कि G20 खत्म हो जाने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो का प्राइवेट प्लेन 2 दिन तक टेक ऑफ नहीं किया गया, बोला उसमें टेक्निकल स्नैग है। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है आज सुबह भी वो प्लेन वहां पड़ा। जस्टिन ट्रूडो दूसरे प्लेन से 2 दिन के बाद गए। व्हाई? द रीजन सोर्सेस से ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स वाज फाउंड फॉर दैट। कितनी बात सही है कितनी गलत है उसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन और डिनायल कभी कुछ नहीं आएगा, और आया नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि जस्टिन ट्रूडो टुडे लाइक हिज फादर इन द पास्ट, उनके पिता तब वो ही थे कि जब कनिष्का was brought down and 360 people were dead, Canadians were dead with 87 children, तब ये जस्टिन ट्रूडो के पिताजी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जस्टिन ट्रूडो आज कोई आतंकवादी जिसके ऊपर 10 से ज्यादा मामले भारत में दर्ज है, उसके लिए वहां पार्लियामेंट में जाके बोल रहा है कि हमारा सिटीजन था और भारतीय रॉ ने मार दिया। तो ये सब एस्केलेशन जो पिछले 10 दिनों में हुआ है, इंडिया कनाडा की फ्री ट्रेड टॉक भी नहीं चल रही है, दोनों का व्यापार अभी तकरीबन $10 बिलियन का है जहां तक मेरा ख्याल है वो। तो उमेश अभी ये बताने की कोशिश कीजिए आप लोगों को कि ये बिजनेस की तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आज हम वर्ल्ड ओवर बिजनेस कर रहे हैं, बट देन दिस डिप्लोमेसी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने जब ये एडवाइजरी बाहर निकाल दी है, इसका मतलब ये है कि देयर इज एन एस्केलेशन इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट टू द नेक्स्ट लेवल। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो क्या होता है, और उसके बाद हम रॉ की, मोसाद की और CIA की बात करेंगे। देखिए अभी जो एडवाइजरी इशू किया है, एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि आप उधर मत जाइए। इट इज लाइक इंडिया अपना जो सॉफ्ट पावर है वो एक्सरसाइज कर रहा है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स अगर ओवरसीज स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं तो दे डायरेक्टली सपोर्ट देयर इकोनॉमी, और वहां पे अगर ना जाए तो दे हैव अदर ऑप्शंस। वो चाहे तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, वो चाहे तो यूके जा सकते हैं, वो चाहे तो यूएस भी जा सकते हैं। तो ऑल द अदर 3 कंट्रीज जिन्होंने भी अभी आपने जैसे मेंशन किया है कि चिल ऑफ करो, उनको लग रहा है कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स इधर उधर नहीं गए तो हमारे पास ही आने वाले हैं। सो एवरीबडी इज हैप्पी, ट्रेड रिलेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दैट इज अ रीजन इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू किया है। और सेकेंड, इंडिया ने अगर बोल दिया है कि अगर आप ऐसा, एक और एक चीज होता है कि वहां पे खालिस्तानी जो ऑपरेटिव्स है, दे रिपीटेडली दे अटैक हिंदू टेम्पल्स।
उन्होंने हमारी एम्बेसी में जाके टारगेट किया है। सो आप कहीं भी जाके एम्बेसी में टारगेट नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि इंडिया में कैनेडियन एम्बेसी में जाके किसी ने टारगेट किया है? आप अलाउ कर सकते हैं कि दिल्ली में जाके आप कैनेडियन एम्बेसी में कट कर सकते हैं, पर वहां पे होता है, वहां पे ओंटारियो में होता है, वहां पे वैंकूवर में होता है, सब जगह वहां पे सब काम चल रहा है। इट इज हैपनिंग विद द टैसिट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट देयर। मतलब अगर आप किसी एम्बेसी पे अटैक करते हो, इट इज एज गुड एज डिक्लेयरिंग अ वॉरफेयर। दैट इज अ स्पेस ऑफ द इंडियन हाई कमीशन। उस पर जाके अगर आप अटैक करते हो तो होस्ट कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करने की। And this is an act of war. और Indian government has responded, I will say very late. They should have responded. बहुत पहले से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था ड्यूरिंग द फार्मर्स एजिटेशन इटसेल्फ। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ कि उन्होंने फार्मर्स एजिटेशन को 11 महीने चलने दिया, और ओवरसीज फंडिंग बाहर से खालिस्तान से भी आई थी, कनाडा से भी आई थी। उसी समय ये बात करनी चाहिए, उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहिए कि बॉस आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप यू आर नॉट सपोज टू इंटरफियर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। और कनाडा को ये भी समझाना चाहिए कि जो करीमा बलोची थी, जो 37 ईयर बलोची सिटीजन थी, उसको आईएसआई ने एग्जीक्यूट किया था, लास्ट ईयर किया था। तो वहां पे इंडिया शुड आल्सो सी द इश्यू ऑफ बलोच फ्रीडम एज वेल। तो इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पांस मेरे हिसाब से बहुत ही सॉफ्ट है। इसके हिसाब से अगर 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो ने मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट बोला था, तो सऊदीज वर इमीडिएट टू टेक हार्श एक्शन। उसके हिसाब से तो इंडिया ने 10 to 20% ही लिया है। सो आई वुड रादर से दैट इंडियन गवर्नमेंट रिस्पांस इज वेरी सॉफ्ट। It has to be very critical. Snap the ties, or snap all ties with Canada. वहां के मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रहे हैं कि यू शुड बैन आरएसएस, यू शुड इंडिया के साथ हमारी एम्बेसी बंद कर दो। उन्हें चांस ना दो, हम ही कर देते हैं। वी शुड डू इट इमीडिएटली। बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। बट प्रॉब्लम एक चीज होता है कि अगर हम वो करेंगे, वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा रह रही है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंडिया इज तो मोदी गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ऑप्शंस, बट एक स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स जरूरी था, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया है, बट कुछ और भी करना बहुत जरूरी है। दैट इट हर्ट्स जगमीत सिंह द एंटायर। आपने कहा स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, बट यू नो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आज भी हमारे 3.5 लाख स्टूडेंट्स वहां पर है और इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है। अभी वो डायस्पोरा को कोई भी तकलीफ हो, क्योंकि पिछले 5 साल से ये बात समझनी जरूरी है लोगों, आपको, दर्शकों को, कि कनाडा के अंदर जो गवर्नमेंट रूल है दैट इज एंटी इंडियन स्टैंड्स गवर्नमेंट। द रीजन फॉर दैट इज that is run by Justin Trudeau and his party, and his party is a coalition government by which one of the components is Jagmeet Singh, who is a pro-Khalistani leader. And along with that, along with Jagmeet Singh, हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो लोग पाकिस्तानी आईएसआई से डायरेक्टली जुड़े हुए, ये लोग ये जब डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, और ये लोगों की जो स्टैंड है वो हमेशा एंटी इंडियन रहने वाले हैं। अभी ऐसी स्थिति में जब आपके डायस्पोरा वहां जाना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये इश्यू का कोई हल नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ, बस सिंपल एक और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि द इंडियन पॉपुलेशन इन कनाडा इज सपोज टू बी अराउंड 8 lakhs। उसके अंदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 3% ऑफ द कैनेडियन पॉपुलेशन। और जगमीत सिंह को अराउंड 16 सीट्स मिली है, 335 मेंबर 335 मेंबर्स है उनके पार्लियामेंट में। तो रफली उनको 4.5% रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से अगर लोगों को जाना बंद करवाएंगे और ये सब चीज, अगर उनका जो सप्लाई बंद होगा तब वो इंटरनली वीकन होंगे। मेरे हिसाब से आज उधर जो कोलिशन पॉलिटिक्स जो चल रही है उसका खामियाजा कनाडा भुगत रहा है। और ट्रेड जो अगर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और कनाडा के बीच में साइन होना था, वो दोनों कंट्रीज को बेनिफिशियल नहीं होगा। बट इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया तो यूके के साथ भी साइन करके दे कैन डू ऑल द थिंग्स। यूएस के साथ कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकता है। और ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कैनाडा इज इन अलायंस विद दिस यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक इनको 5 आइज बोलते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट
for actually monitoring and sharing information across the world. तो उधर भी अमेरिका ने बोल दिया कि आप शांत रहो. If you are not going, we are not going to support you because trade relations with India is paramount. सबसे ज्यादा चीज है कि इंडिया से ट्रेड रिलेशंस है. इंडिया के साथ अगर आप ट्रेड रिलेशन नहीं रखोगे तो आपका नुकसान है. इंडिया ऑलवेज हैज एन ऑप्शन. इफ नॉट कनाडा देन यूनाइटेड स्टेट्स, इफ नॉट यूनाइटेड स्टेट्स यूके, यूएसए, मतलब सब जगह से हमारे पास ऑप्शंस है. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड. नहीं तो ये उमेश जी, अभी आपको क्या लग क्या रहा है कि ये जो डायरेक्ट एलिगेशन है कि इंडियन रॉ ने किया, अभी ये इंडियन रॉ ने किया ऐसा बोलने वाले तो शायद ये जस्टिन ट्रूडो ओपन में अपनी पार्लियामेंट में पहले है. किसी देश ने, किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया कि इंडियन रॉ के एजेंट्स ने निजर को मारा. ये हो क्या रहा है? The changing dynamics of the world order is changing in that sense also. क्या कहेंगे आप? I can say we are moving towards a multipolar world और इंडिया का इमरजेंस हो रहा है. अगर कोई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे एलिगेशंस लगा रहा है, so it is a rise of rise in the cloud of India's soft power. और इंडिया is flexing its soft power to affect the countries. मतलब एक बुलेट to win without firing a bullet. इसको बोलते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे. तो दिस इज द वे द डिप्लोमेसी वर्क्स. और ये डिप्लोमेसी के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं बिहाइंड द सीन्स. बहुत कुछ हमको करने पड़ते हैं. वी हैव टू, आप सोचिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये तीनों कंट्रीज ने इंडिया का सपोर्ट किया होगा तो बिहाइंड द सीन्स कितना बहुत इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव डन द diplomacy. Indian diplomacy should be working. We should applaud Jaishankar for this. He has brought a new change. आज जयशंकर is a foreign minister who is actually being dreaded across the world. मतलब वो एक एक स्टेटमेंट जितना मोदी जी बोलते हैं उससे उतना ही केयरफुली एनालाइज होता है जयशंकर का स्टेटमेंट्स. जैसे पहले फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही बोलते थे, वुल्फ फॉर योर डिप्लोमेसी बोलते थे वेस्टर्न्स, वैसे अभी जयशंकर हो चुके हैं. He is like a sniper. He speaks very less. जब भी बात करते हैं पॉइंट पे बात करते हैं एंड सारी वेस्टर्न मीडिया को चुप करवा देते हैं. His articulation, the way he puts forward, जैसे रशियन क्रूड के ऊपर भी उन्होंने यूरोपियन नेशंस को सुनाया था कि आप इंडिया जितना इंपोर्ट करता है वो तो आप एक ही दिन में कंज्यूम कर देते हो. तो आप समझना चाहिए कि इंडियन डिप्लोमेसी, इंडिया का सॉफ्ट पावर बहुत बढ़ गया है और इसमें कनाडा को समझ में आ गया होगा कि अब इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट आप इसको परस्यू करो और आप वो क्लाइम डाउन करने जा रहे हैं. आज भी एक स्टेटमेंट आया, हम इंडिया को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं. सो मतलब ये है कि दे आर एक्सेप्टिंग एंड उन्होंने ये भी समझ में आ गया. सेकंड, अभी इंडिया को ये करना पड़ेगा, ये जो सिक फॉर जस्टिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस है इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इंडिया में उनके क्या एजेंट्स हैं, उन सबको बेखनिकाब करना बहुत जरूरी है. इंडियन कॉर्पोरेट्स जैसे अभी बोट ने है, वहां पे एक खालिस्तानी रैप सिंगर है, उससे अपना एंडोर्समेंट हटा दिया. दैट इज ऑल्सो हैज टू बी डन. और जितने स्टूडेंट्स अगर कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे बैंक्स को बोलना पड़ेगा उनकी फंडिंग बंद करो. और भी एक तरह से बोलते हैं ना कि जितना एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे पैसा अपना बाहर जा रहा है कनाडा की तरफ, तो उसके अंदर बैरियर्स लगाओ. मतलब काम इजीली मत होने दो, करो, काम करने का मौका दो, बट फैसिलिटेट मत करो उसको. मेरा ये मानना है. नहीं मगर उमेश जी, ये बात देखें तो अपन ये बात समझ में आ जाएगी, सामान्य आदमी को भी समझ में आ जाएगी. देखिए, आप एक तरफ पाकिस्तान है जो दिवालिया स्टेट है, लोगों को लगेगा कनाडा इंडिया की बात में पाकिस्तान को क्यों आ रहा हूं, मगर ये जड़ जो है वो वहीं से आती है. अभी कनाडा के अंदर भी एक पाकिस्तानी डायस्पोरा जाके ऐसा बसा है जो तकरीबन सभी रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, रिटायर्ड पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान से जिसको भगाया गया है, रिटायर्ड जुडिशियरी, ये सभी बड़े बड़े लोग जिनके पास करोड़ों अबजों रुपए हैं, पाकिस्तानी रुपए, वो पूरा डायस्पोरा आजकल कनाडा में जाके बसा हुआ है. यूके से भी ज्यादा वो डायस्पोरा वहां पर है. तो इट इज दैट डायस्पोरा विच डज द जॉब ऑफ एन ISI. और वहीं से ये जगमीत सिंह जैसे लोगों को फंड किया जाता है. ये बात एक समझने की है और समझने के लिए जरूरी है. तो वैसे देश के अंदर अगर भारतीयों का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सनातन का
सतत अपमान होता रहता है, ऐसी गवर्नमेंट 5, 7, 10 साल से चल रही है, वहां पर जाने के लिए फैसिलिटेशन क्यों देना? ये बात भारत को समझनी पड़ेगी। अभी तक हम सबके मित्र थे, सर्वमित्र तो है ही, हम विश्व मित्र तो है ही, मगर ऐसे बच्चों को सिखाना भी पड़ता है। मैं समझ गया आपकी बात, और मैं टोटली एग्री करता हूं आपका जो ऑब्जर्वेशन से। इसके लिए बोल रहा हूं कि उनकी जो फंडिंग होती है, जो लोन्स प्रोसेस होते हैं, उसको पर वो रोक लगा दे और उनकी एप्लीकेशन क्लियर ही नहीं करे, तो इससे वो जाएंगे भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो सब कम होता जाएगा। सेकेंड, इंडिया को तो ये भी करना चाहिए कि आगे जाके जो इंडियो कैनेडियन जो कौन से प्रोडक्ट्स हम कनाडा से मंगवाते हैं, उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए भी टेंडर्स मंगाने चाहिए। उसके ऊपर भी व्हाइट पेपर निकालना चाहिए कि आप कनाडा से ये अगर दाल मंगा रहे हो तो आप कनाडा से मत मंगाओ, आप ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ। तो अगर ऐसा ऐसा काम करेंगे तो अब वहां के इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। देखिए, ट्रेड रिलेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज चाइना और ताइवान के बीच में भी ट्रेड रिलेशंस है। ताइवान इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन चाइना, ये भी आप समझ लीजिए। ट्रेड रिलेशंस इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ट्रेड रिलेशंस खराब होगा, अपने आप ही इनको समझ में आ जाएगा। जो जो भी करना है, ट्रेड रिलेशंस में बैरियर लगाइए, ऑल्टरनेटिव्स हमको, हमें एक ही चीज है कि कनाडा से जो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वो जरूर अपनाना चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो बात ऐसी हो रही है दोस्तों कि हम इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज कनाडा को धीरे धीरे अपने इक्वेशन से दूर करते जाए। Now that is a long term solution, but in the short term, if this matter escalates, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा है, अभी 5-7 मिनट है बचे, मगर उमेश जी से मैं एक अंतिम बात तो करना चाहूंगा, वो ये कि अगर दिस गोज टू द नेक्स्ट लेवल, ये जो एस्केलेशन है, क्योंकि इंडिया, हम जब तक जानते हैं, जहां तक जानते हैं ये सरकार को, जो 30 साल के जर्नलिज्म की हमारी समझ है, उस पर से मुझे ये तो समझ में आता है कि हम किसी को तंग नहीं करते, मगर अगर कोई हमें आके तंग करने जाएगा तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। और ये ऐसी बात है, कनाडा के साथ में ये जो शुरू हुआ है, शुरू उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। कैसे अंत करेंगे इसका? क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के दिन में। US have told them very categorically that we have huge trade relationship, we will not say anything. So Rishi Sunak has said, Australia has also said that, New Zealand has said that, Emmanuel Macron has said that, but still they bank on this ISI tool and try and do it. How do we hit back? देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट, अगर कुछ भी इंडियंस वहां पे, इंडियंस पे अगर कुछ अटैक होती है, इंडियन एम्बेसी पे अटैक होती है, तो सेकेंडली ट्रेड रिलेशंस आर गोइंग टू गो वर्स। वहां पे टोटली इट विल कम टू एन अब्रप्ट हॉल्ट, और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा स्टेट ऑफ पंजाब। वहां पे जो कैनेडियन सिटीजन्स, इंडियन पंजाबी कैनेडियन सिटीजन्स है, जो डायस्पोरा वहां पे एमिग्रेट करता है, उनके पास इकोनॉमिक क्लाउड बहुत है। दे विल ट्राई टू रेन इन। वहां पे जो पॉपुलेशन है, जो खालिस्तानी समर्थक नहीं है, वो बहुत मूक दर्शक रख के बैठे हैं। दे हैव टू कम आउट इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। वहां पे अभी वो चुप रहने की वाली बात नहीं रहेगी, फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर किसी भी इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ एंड अदर थिंग्स, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया माइट रन द स्पेशल प्लेन टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम कनाडा, और इसमें कनाडा की खुद की छवि खराब होगी। अगर लास्ट टाइम इंडिया ने किया था यूक्रेन में और सूडान में किया था, अगर इंडिया अगर सेम चीज अगर कनाडा से करता है तो कनाडा की छवि खराब होगी और उनको ही ज्यादा नुकसान है। जितना कनाडा करेगा, कैनेडियन गवर्नमेंट विल हैव टू रेस्पॉन्ड इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे, और जिस रेस्पॉन्स जैसा आएगा उसका मैसेज एक डिफरेंट तरीके से जाएगा। मैसेज डिफरेंट तरीके से जाएगा। उमेश जी ये कह रहे हैं, मैं भी ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अब वक्त खत्म हो गया और कि अपने बच्चों को, और मुझे एक और एक चीज बोलना चाहिए कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ने अगर ये रोका नहीं, तो विद इन फ्यू इयर्स कनाडा में जगमीत सिंह बोलेगा मुझे खालिस्तान चाहिए, देयर विल बी अ खालिस्तानीफिकेशन ऑफ कनाडा। कनाडा के अंदर खालिस्तान का डिमांड करेंगे। खालिस्तानीफिकेशन होने दो कनाडा में। कनाडा के पास बहुत जमीन है, उनको खालिस्तान बनाना है, वहां बनाए, उससे हमें वो कोई दिक्कत डेफिनेट नहीं।
उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर भारत में खालिस्तान नहीं होगा, और खालिस्तान के नाम पे खालिस्तान जो आतंक फैलाया जाता है वो भी नहीं चलेगा। एक बात खालिस्तान इस खालिस्तान सिंपल है, आईएसआई का एक नेक्स्ट टूल है टू डिस्टेबलाइज इंडिया, भारत को और हिंदू कल्चर को। इट्स सिंपल। यस, खालिस्तान एक डिस्टेबलाइजेशन का टूल है, पाकिस्तानी आईएसआई का, भारत को डिस्टेबलाइज करने का। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप लोग समझते नहीं हो कभी कभी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, और अपने बच्चों के भले के लिए अपने श्रम के कमाए हुए हजारों लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को बाहर भेज देते हो कनाडा जैसी जगह पे, मगर जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तब ये बात बहुत मायने रखती है। आपको पहले ये जानना चाहिए कि कौन से राष्ट्र में आप बैठ रहे हो, उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या है, उनका भारत के साथ संबंध कैसा है, और क्या हो सकता है। हिमांशु भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो इंडियन पेरेंट्स, दोज हु आर लुकिंग टू सेंड देयर किड्स अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, वो जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ सालों में, क्योंकि गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर ओपनिंग अप द कैंपसेस। वहां पे एक साल की फीस कुछ 8 से 10 लाख रुपए हैं, जो दिस इज विच इज वेरी मच 10 to 20% ऑफ द कॉस्ट अगर वो अब्रॉड भेजे तो। नहीं, बहुत सही बात ऑलरेडी है, दो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस। एक तो डेक्कन यूनिवर्सिटी, एक और एक यूनिवर्सिटी है जो नेक्स्ट 15 से 20 यूएस नहीं, यूनिवर्सिटी अब आज की डेट में हाँ, उसमें गूगल भी आ गया, उसमें गिफ्ट सिटी में हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंड सब आ रहे हैं उधर। तो इंडियन डायस्पोरा, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडियन डायस्पोरा टू सेंड देयर किड्स टू गिफ्ट सिटी फॉर स्टडिंग, वैसा बोल रहा हूँ मैं, तो उनके लिए भी इजी हो जाए। ये तो फ्यूचर की बात है, मगर अभी जो अगले 3 सालों में अगर आप सोच रहे हो कि कहीं पर कनाडा में भेज देंगे, कहीं पर यहां पर भेज देंगे, तो 100 बार सोचिएगा, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति जब पैदा हो जाती है, इसका हमें भी नहीं इलाज होता। ये इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी आज ऐसे आ जाएगी, दैट शोज दैट्स द नेक्स्ट लेवल व्हिच इज गॉन, दिस डिस्प्यूट हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, और इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अनलेस यूएस इंटरवेन्स। सो मित्रों, आज के लिए तो अभी वक्त नहीं बचा है, मगर मैं इतना ही कहूंगा इंडियन डायस्पोरा को, और इंडियन डायस्पोरा के जो रिलेटिव्स यहाँ पर है उनको भी, प्लीज संभल के रहिए, और जहां तक हो सके वहां अभी कनाडा अवॉइड कीजिए। नमस्कार, फिर से मिलेंगे हम दूसरे संस्करण के साथ बहुत जल्दी, मगर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि थिंक लाइन को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि आप खाली देखिए मत, फॉरवर्ड मत किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, आज के लिए सिर्फ